अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। पाकिस्तान की सियासत आए रोज़ एक नया रुख अख्तियार करती है, मगर बदकिस्मती कहें या खुशकिस्मती इस वक्त एक स्टेलमेट है और इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा कि अपोजिशन जमातें क्या चाहती हैं, हुकूमत क्या चाहती है, और इस सारे स्टेलमेट को जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो सियासी इस्तेहकाम का नाम दे रहा है। एक तरफ तो बानी पीटीआई इमरान खान के मुकदमात का हाथी किसी करवट नहीं बैठ रहा, तो दूसरी तरफ हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात का ऊँट भी किसी करवट नहीं बैठ रहा। शायद इन दोनों जानवरों के जो महान हैं या कोचवान हैं वो शायद सियासतदान नहीं हैं। आज इसी सियासी सूरत हाल के ऊपर भी बात करेंगे, मगर अहम बात यह कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की तरफ से अब मुल्क गिर अवामी राब्ता मुहिम का भी ऐलान किया गया है, और उसके साथ ही खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी आज इस्लामाबाद बार में उन्होंने खिताब किया और कहा कि बड़े ऑपरेशन की तैयारियां हो रही हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ये उनका फ़र्ज़ है कि वो अपने शहरियों की हिफाजत करें। इसका क्या मतलब है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मेहमानों का तारफ़ कराते चले। हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियो में खलील ताहिर सिंधु, सेनेटर मुस्लिम लीग नून। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं नियाज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब, एडवोकेट हैं और तर्जुमान बानी पीटीआई इमरान खान। हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है शहला रज़ा, MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूँ चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने जो आज इस्लामाबाद बार में खैबर पख्तूनख्वा में मुतवक्के फौजी ऑपरेशन के हवाले से क्या कहा। हमने एक मुतालबा किया, 15 मुतालबे थे, जिसमें एक ये था कि मिलिट्री ऑपरेशंस किसी चीज का हल नहीं है। तमाम सियासी और मजहबी जमातें खैबर पख्तूनख्वा के हर मकतबा फिक्र के लोग ये बार बार कह रहे हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, लेकिन मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी हो रही है, तो ये निजाम का चलना नहीं है। खलील सिंधु साहब, ये तो मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी के हवाले से खदशात हैं चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के, तो आपके ख्याल में सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर वफाकी हुकूमत किसी सूबे में मिलिट्री ऑपरेशन कर सकती है? बहुत शुक्रिया। पहले भी ये एतमाद में थे और अब भी सोहेल आफरीदी साहब भी एतमाद में आ जाएंगे। हमने काफ़ी दिन पहले ये बात की थी मैंने किसी प्रोग्राम में कि बहुत जल्द ये भी राय रास्त पे आ जाएंगे, और आ चुके हैं काफ़ी। ऑपरेशन राय रास्त पे नहीं, वैसे भी राय रास्त पे, और अब तो ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फील्ड मार्शल साहब से मिलने के लिए भी तैयार हो चुके हैं कि मैं उनसे मिलूंगा, अगर कोई सूबाई मामला होगा या व्हाट्सएवर। तो दिस इज प्योरली प्रोविंशियल मैटर, और वहाँ पे अगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होता है, आप देखें वो भी तो लोग मर रहे हैं ना। कल देखिए लकी मरवत में कितने लोग मरे हैं, फौज के कितने लोग मर रहे हैं। आपका अपना मतीउल्लाह जान साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपका न्यू टीवी का आप मौका देते हैं, आपका अपना बैकग्राउंड मतलब आर्मी से है, वो भी तो किसी के माँ के बेटे हैं ना, वो भी किसी बहनों के भाई हैं जो बेचारे डेली मर रहे हैं, उनके जनाजे उठ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। परसों जो मैजिद अपनाया उसकी 3 साल की बच्ची है। तो क्या अगर इंटेलिजेंस ऑपरेशन होता है, क्या क्या मरती नहीं? आपको पता है कि केपी में 7 बजे के बाद पुलिस वाले बाहर नहीं जाते। तो क्या इंटेलिजेंस ऑपरेशन नाकाम हो गए? क्या फौजी ऑपरेशन की जरूरत? फौजी ऑपरेशन अभी तक मेरी इत्तला के मुताबिक तो आई हैव नो एनी कोजेंट एविडेंस के फौजी ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन इंटेलिजेंस ऑपरेशन जब गंडापुर साहब थे वो भी कहते, हालांकि खान साहब कहते थे बंद करो, वो कहते थे नहीं हो रहा, लेकिन हो रहा था, उस वक्त भी हो रहा था। सिंधु साहब, सोहेल आफरीदी बतौर वजीर आला वो तो महज ये चाहते हैं कि सूबाई हुकूमत को एतमाद में लेके आप करें जो करना है, तो आप क्यों नहीं एतमाद में ले पा रहे? नहीं, वो हमने तो नहीं लेना, लेकिन सूबाई हुकूमत को जो भी जिन्होंने भी ऑपरेशन करना। अच्छा, हमसे मुराद वफाकी हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, का मतलब मेरे ख्याल में तो अभी भी वफाक में हुकूमत है। मेरी बात सुने, मेरी जो रिक्वेस्ट है, हम्बल सबमिशन है कि मिलिट्री ऑपरेशन मिलिट्री ने करना है नेचुरली। हाफिज साहब और सारी फैसला किसने करना है? प्राइम मिनिस्टर साहब ने करना। फैसला शहबाज शरीफ ने करना। प्राइम मिनिस्टर साहब करेंगे, लेकिन जब फैसला करेंगे इनको साथ बैठाएंगे। अच्छा, और इनको साथ मिलके और ये करना पड़ेगा, ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, अदरवाइज इसके बगैर केपी के हालात नहीं ठीक होंगे। तो वो तो कह रहे हैं कि हम अवाम की हिफाजत करना बतौर वज़ीर आला हमारा फ़र्ज़ है और हम अपने शहरियों की हिफाजत करेंगे। नहीं, ये कैसे हिफाजत करेंगे? इनके लिए तो अभी इश्तिहार आज मैं देख रहा था निकला कहीं से कि तलाशी गुमशुदा के आप वापस आ जाए, केपी आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। अच्छा। ये तो जाते नहीं है उधर, तो ये किस तरह? नियाज़ साहब, क्या कहना चाह रहे हैं आपके वज़ीर आला के अवाम की हिफाजत करेंगे, फौजी ऑपरेशन जो है वो नहीं होना चाहिए, ये बदमाशी है, ये वज़ीर आला साहब ने कहा। मेरा ख्याल है कि इसको इस कंटेक्स्ट में देखा जाए ना, कि हम कहते हैं कि कोलेटरल डैमेजेस नहीं होने चाहिए,
یعنی جس میں انوسنٹ جو لوگ ہوتے ہیں عوام کے وہ بھی ساتھ. آپ نے دیکھا باجوڑ میں ہوا, جہاں بھی ہوتا ہے تو لوگ انوسنٹ لوگ مارے جاتے ہیں اور لوگوں کا پھر اگریشن آتا ہے. تو میرا خیال ہے اس نے بہت اچھی اسٹیٹمنٹ دی ہے. آپ بھی آج بار میں موجود تھے, میں بھی موجود تھا. انہوں نے کہا کہ اگر ٹھیک کہا حسن صاحب نے کہ پروینشن ڈائریکٹیو ہے ان کا کہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے ہیں, لیکن جہاں ملٹری آپریشن ہوگا آپ نے ٹھیک کہا کہ حکومت فیڈرل حکومت نے فیصلہ کرنا ہے. اور اس نے یہ کہا کہ جہاں پولیٹیکل پارٹیز تمام سوسائٹی کے سیگمنٹس ایک آن بورڈ ہونے چاہیے. یہ ہمارا ملک ہے, اس سب انسٹیٹیوشن ہمارے ہیں, یہ پیراماؤنٹ ہے اسٹیٹ کو بچانا. تو لہٰذا کولیٹرل ڈیمیج سے بچنے کے لیے, لوگوں کو اور اگریشن میں لانے کے لیے آپ تمام پارٹیز کو آن بورڈ لیں اور فیڈرل حکومت وزڈم سے فیصلہ کرے. اور چیف منسٹر ہے, چیف ایگزیکٹو ہے, 4.5 کروڑ عوام سے ووٹ دیا ہوا ہے, تو ان سے بیٹھ کے یہ بات ہونی چاہیے کہ آیا آپ کو اس میں جو ہے آپریشن جو ہونا ہے ملٹری آپریشن اس میں آن بورڈ ہوں تمام پارٹی. اگر وہ نہیں لیتے آن بورڈ, لیٹ سے فوجی آپریشن اناؤنس کر دیتے ہیں, تو آپ کے وزیر اعلیٰ, آپ کی حکمران جماعت صوبے میں کیا کرے گی؟ کیونکہ وزیر اعلیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم شہریوں کے جان و مال کا تحفظ کریں گے. کیسے کریں گے؟ دیکھیں اس نے یہ بات بتائی ہے, ایک چیف ایگزیکٹو ہے. دیکھیں ہم کوئی لڑائی تو نہیں لڑ رہے نا, ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم کس سے لڑ پڑیں گے. ہماری آرمی ہے, ہماری فوج ہے, ہمارا پاکستان ہے. لیکن یہ بات بتانا بڑی ضروری ہے کہ پہلے بھی اس طرح ہم ڈیمیجز ہمارا ہو چکا ہے, کولیٹرل ڈیمیج. اس کو دیکھ کے فیڈرل حکومت کا کام ہے کہ آن بورڈ لے تمام جماعتوں کو اور اس کو اس وزڈم کے تحت فیصلہ کریں کہ عوام کو بھی بچانا ہے اور دہشت گردی کو بھی ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے. شیلا رضا, کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا اصولی موقف جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں فوجی آپریشن کی حمایت کرنا ہے, کیا ہے؟ اچھا دیکھیے, یہ بات تو بڑے پہلے ڈیسائیڈڈ ہے کہ ہم نے جو مطلب گورنمنٹ نے جو اپنے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے اس کے تحت جو ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوگا, ٹھیک ہے, اور وہ ہو رہا ہے وہاں پہ. اب اس میں اگر جیسے جیسے انٹیلیجنس آتی ہے کہ جی ادھر ہونا ہے ادھر ہونا ہے یا جلدی جلدی ہونا ہے, تو وہ تو ہو رہا ہے. اور اگر آپ پورے سال کی رپورٹ دیکھیں تو ملک میں دہشت گردی بڑھی ہے اور سب سے زیادہ دہشت گردی کے پی اور اس کے بعد بلوچستان میں ہے. تو اگر وہ پے در پہ آپریشن ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جیسے جیسے انٹیلیجنس ہوگی ایسے ایسے اس پہ بیس کر کے آپریشن کیا جائے گا. یہ بات تو ڈیسائیڈڈ ہے. اب رہی بات ایک صوبے کا کام یہ ہے جی جی کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایز گورنمنٹ جو ہے, صوبائی گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ ایز گورنمنٹ اپنے لوگوں کو اعتماد میں لے کہ بھائی یہ جو دہشت گردی ہے اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو دہشت گردی ہے اس میں فتنۃ الہندوستان بھی ہے, اس میں افغانستان کے تھرو ٹی ٹی پی کا تعلق جو ہے وہ بھی بھارت سے ہے, تو آپ اس میں استعمال نہ ہو. مگر شیلا, عوام کو تو صوبائی حکومت اعتماد میں لے گی اور لینا بھی چاہیے, مگر کیا وفاقی حکومت کو, وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو اعتماد میں نہیں لینا چاہیے؟ آئی تھنک کہ ہر دفعہ جو میٹنگ ہوتی ہے جس میں یہ جاتے بھی ہیں اس میں یہ بات ہوتی ہے, اور خود ان کی صوبائی لیول پہ ایپکس کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہوگی اور اس میں یہی بات ڈیسائیڈ ہوتی ہے کہ جو اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں جو صوبے کے معصوم لوگوں کو استعمال کر کے ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں ان کو ظاہر ہے کہ ہمیں ان کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس طرح سے پھر لوگوں کو بچایا جائے. تو صوبائی حکومت کا کام ہے یہ کہ وہ اپنے لوگوں کو اعتماد میں لے اور اس آپریشن میں مدد کرے. دیکھیے کراچی میں بہت بڑا آپریشن ہوا تھا اور پہلے وہ لیاری میں ہو رہا تھا, پھر لیاری سے اس کا دائرہ جب وسیع ہوا تو بہت سارے شہری جو جماعتیں تھیں پولیٹیکل ان کی بھی چیخیں نکلنے لگی, اور پھر وزیر اعظم نواز شریف تھے, ایک شور اٹھا کہ فوجی آپریشن کیا جائے, یہ کیا جائے. وہ آئے اور انہوں نے سی ایم سندھ کو جو ہے وہ چیف بنایا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم یہ سپورٹ کریں گے وہ کریں گے, وہ کچھ نہیں ہوئی. لیکن ہم نے ایز پروونشل گورنمنٹ بھرپور ساتھ دیا رینجرز کا, اور رینجرز کے جو ڈی جی رینجرز تھے انہوں
उन्होंने तारीफ की और आज माशाल्लाह वो कराची फौजी ऑपरेशन और रेंजर्स के ऑपरेशन में बहुत फर्क होता है, आप अच्छी तरह जानती हैं। फौजी ऑपरेशन में किस किस्म का असलहा इस्तेमाल होता है और कितने नुकसान का इस्तेमाल होता है। आप वहाँ की डेमोग्राफी को भी आप मद्देनजर रखें। कराची में हर जगह पे एंट्री हो सकती है, कुछ नो गो एरियाज थे खास तौर पे वेस्ट में और इधर ईस्ट में जो एक बड़ा वाकया वहाँ के दूसरे, ठीक है शैला, एक बड़ा वाकया तो कराची में भी हुआ है ना। अब तो लगता है कराची में भी फौजी ऑपरेशन की जरूरत है। आपको मालूम है 2000 किलोग्राम बारूद की बरामदगी का ये वाकया है और ये तो बहुत ही संगीन आज का ही वाकया है। और ये शायद बलूचिस्तान के रास्ते ये बारूद से भरा हुआ ट्रक चला और कराची में एंटर हुआ। तो इसमें तो फिर कराची के अंदर भी फौजी ऑपरेशन की जरूरत है या नहीं है, और ये ट्रक आखिर कराची तक पहुंच कैसे गया? आपके ख्याल में ये किस किस की नाकामी है? क्या ये खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सोहेल आफरीदी की नाकामी है या आपकी नाकामी है, बलूचिस्तान की हुकूमत की नाकामी है? देखिए, जब हमारे यहाँ एंटर हुआ तो पकड़ा गया ना, इसका मतलब है कि रास्ते में फैसिलिटी बल्दिया टाउन के अंदर से पकड़ा गया। कहा एक मिनट, पकड़ा गया ना कराची में, इस्तेमाल होने से पहले पकड़ा गया ना। असल बात यह है जो मैं बार बार कह रही हूँ कि मुल्क में फैसिलिटेटर्स हैं और जब पकड़ा गया और खुदा न खास्ता अगर और भी मसाइल हुए तो बिल्कुल हम हर तरह के ऑपरेशन को डिसाइड किया जाएगा, बिल्कुल डिसाइड किया जाएगा और उसको किया जाएगा। चलें ठीक है। वैसे तो ऑपरेशन तो मैं रहते एक ही बात कहना चाहती हूँ क्योंकि आज शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की सालगिरह भी है, तो हम कैसे भूल सकते हैं कि शहीद की बेटी ने शहादत दहशत गर्दों के खिलाफ दी है। बेशक इसमें कोई शक नहीं। न्याज़ क्विकली 2000 किलोग्राम बारूद का ट्रक, इससे तो जाहिर है कि ये जहाँ से आया ट्रक तो हालात तो वाकई इतने खराब हैं, तो फौजी ऑपरेशन की मुखालफत क्यों? देखें, आपने ठीक क्वेश्चन पूछा है कि अगर कराची के अंदर इस तरह पहुंच के तो वहाँ भी होना चाहिए। वो तो कैरी कर लें। देखिए मैं थोड़ा जानता, मैं आपको एक बात बताऊं, अब ये सी पैक है ना, आप DI खान जाते हैं ना, तो DI खान आप मियाँ वाली से DI खान तक जाएं तो वो रास्ते पे जाएं तो आपको पता नहीं होता कि मैं कहाँ उस पहाड़ों के अंदर से जा रहा हूँ। हम कभी भी सपोर्ट नहीं करते कि कोई भी एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ को कोई कहे कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं कि इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशन हो रहे हैं वो होने चाहिए और हमें भी शहीदों का उतना ही दुख है जिस तरह संधू साहब को है। हम भी कहते हैं कि हमारी आर्मी के जवान, हमारी आर्मी के ऑफिसर या इनोसेंट लोग, हमारी रियासत के इंडिविजुअल्स हैं ना, हमारी रियासत, हम उनके लिए उसी तरह अफसोस करते हैं जिस तरह सबको है। लेकिन वो जो बात मेन चीज़ है कि क्या फेडरल हुकूमत का जो सब्जेक्ट है वो क्यों नहीं एतमाद में ले रही? सोहेल आफरीदी की पूरी स्पीच का क्रक्स ही यही था कि भाई हमें एतमाद में लिया जाए। बेशक ये एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे कि ये मुज़ाकरात का ऊंट किस करवट बैठेगा। वेलकम बैक। साफी प्रोग्राम में मुज़ाकरात का ऊंट किस करवट बैठेगा। बैरिस्टर गौहर अली खान चेयरमैन PTI ने तो कहा था कि हमें भीख मांगनी पड़ रही है मुलाकात के लिए भी, मगर सोहेल आफरीदी चीफ मिनिस्टर ने आज वकला से खिताब में कहा कि वो मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगेंगे। आइए सुनते हैं दोनों को। हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम किसी को अपनी झोली नहीं फैलाते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का हर सिपाही, इमरान खान का हर अदना कारकुन सिर्फ और सिर्फ चाहता है कि इंसाफ हो, आईन और कानून की बालादस्ती हो। अगर आईन और कानून की बालादस्ती में, इंसाफ में हमारे गले भी कट जाए, हमें परवाह नहीं। अगर आप लोग आईन और कानून की बालादस्ती के लिए और आजाद अदलिया की बहाली के लिए खड़े ना हुए तो हमारे आने वाले बच्चे हम पर भी दुखेंगे और आप पर भी दुखेंगे। आज मुलाकात की जो भीख हम मांग रहे हैं, दूसरों के साथ साथ इसमें अपनों का भी हाथ है कि हर मर्तबा हम यहाँ से मायूस होकर वापस जाते हैं। बहुत हो गया है। मैं समझता हूँ तहरीक अपनी जगह वो जिस शिद्दत से भी चले और जिस तरीके से भी चले, लेकिन मुज़ाकरात का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जी न्याजुल्लाह न्याज़ी साहब, आप भीख मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे? पहली बात तो ये है कि जो गौहर साहब की, चेयरमैन साहब की स्टेटमेंट है मुलाकात की भीख, तो इसको तो मैं कभी भी नहीं कहता कि इसको इंडोर्स करूं, क्योंकि जब अदलिया ने, अदालत का एक फ़ैसला है, लार्जर बेंच का एक फ़ैसला है,
जेल अथॉरिटी की कंसेंटिंग स्टेटमेंट्स हैं कि हम 6 वकला की और फैमिली की मुलाकात करवाएंगे और 6 लोगों की थर्सडे को फ्रेंड्स मीटिंग होगी, जेल मैनुअल के मुताबिक हुआ। उसमें हमें भीख मांगने की या स्पीकर को मिलने की ज़रूरत क्या है? हमारे पास चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब बैठे हैं, जिनको हम जाके पटिशन्स देते हैं, हम कंटेम्प्ट देते हैं, तो वो अदलिया उसको लगाने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि हम ठीक कहते हैं कि 26वीं तरमीम में अदलिया की आज़ादी को छीना गया और अदलिया अब एक मुलाजिम की हैसियत है, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। एक जेल सुपरिटेंडेंट उसका कहना नहीं मान रहा, तो हमें भीख मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी वजह से हम कहते हैं इमरान खान के केस लगाओ, हमें ठीक है सज़ा दे रहे हो, तो वो केस भी नहीं लगाते। जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, देखिए मुज़ाकरात का मैंडेट किसी के पास नहीं। एक आदमी है जो जेल में बैठा है, जिसकी वजह से ये पार्टी है, जिसकी वजह से इस पार्टी ने 202 सीटों पे कामयाबी। उस आदमी ने तो कह दिया कि महमूद अचकज़ई साहब के पास। आ रहा हूँ ना जी, अगर अख्तियार दिया तो उसने दिया महमूद अचकज़ई साहब को और साथ दिया अलामा नासिर साहब को, और वो कहा कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए आप कोई भी मुज़ाकरात कर सकते हैं, मुल्क के इंस्टीट्यूशन, मुल्क की सलामती के लिए उनसे कोई मुज़ाकरात कर सकते हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि इमरान खान की गारंटी महमूद अचकज़ई कैसे दे सकते हैं? हाँ, तो मैं बताता हूँ ना। अब ये बात चल रही है, एक तो आगे नेशनल डायलॉग कमेटी एक बनी हुई है, हमें तो उसको इमरान खान ने तो कोई मैंडेट नहीं दिया चौधरी फवाद साहब को या इमरान इस्माइल को या वसीम शहजाद को। उन्होंने एक मीटिंग बुला ली जिसमें मीडिया क्यों बुला रहे हैं, इंटेलेक्चुअल क्यों बुला रहे हैं। एक हमने आईन तहफ़्फ़ुज़ है जो उसको खान साहब ने कहा कि आप लोग लीड करो और आप मोबिलाइज करो, और ये जो हमारा मैंडेट चोरी हो इसके लिए आप, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अदालतों से हमें न ट्रिब्यूनल से पीटीआई मुज़ाकरात नहीं कर रही, महमूद अचकज़ई करेंगे। महमूद अचकज़ई भी जो अभी 5 लोगों की बात हो रही है, तो हम ये कहते हैं आपके प्रोग्राम की तवज्जुह की खातिर के उनकी मुलाकात करा दें, उन 2 लोगों की तो मुलाकात कराएं। किनकी? अचकज़ई साहब और अलामा नासिर साहब की, कि वो किससे? इमरान खान से। अच्छा। आप तो किससे मुलाकात? हम तो ऑर्डर ले के फैमिली नहीं मिल रहे। इवन देन बुशरा बीबी तो पॉलिटिशियन नहीं है, उसके बेटियों को, उसके बच्चों को नहीं मिलने। चले ये चीज़ तो हम सिद्धू साहब से पूछ लें, मुलाकात करा देना जी इमरान खान से, महमूद अचकज़ई साहब की करवा दें। मतीउल्लाह जान साहब, मैं जो न्याज़ अहमद न्याज़ी सर ने कहा, इज़ माई सीनियर, मेरे एडवोकेट में वकालत में बहुत सीनियर है हमसे, और उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी की कि ऑन बोर्ड लें सबको। तो मुज़ाकरात का मतलब क्या है? ये सब मुज़ाकरात का मतलब यही है कि ऑन बोर्ड लेना आप सबको। तो आप मुलाकात करवा रहे हैं? नहीं, मेरी बात तो सुन लें। अगर 25 ये देते हैं मुतालबे, और मैं अभी आपको एक बड़ी अहम बात बताऊंगा, लेकिन आप एक मेरी गुजारिश आपसे होगी, हम बस समझिए, आप मुझे सोर्स नहीं पूछेंगे। मैं बताता हूँ आपको कि जिस दिन इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है उनकी सिस्टर से, हमारी बहनों की तरह, 26 मिनट 33 सेकंड मुलाकात हुई उनकी। उस वक्त बुशरा बीबी भी साथ बैठी थी मीटिंग में, अंदर जेल के जो उनके सेल है। और वहाँ पे क्या हुआ, जिस तरह से भी मेरी जो मेरी इत्तला है, गैर सदका भी हो सकती है व्हाट्सएवर, और ठीक भी हो सकती है, लेकिन मैं 99% मैं कॉन्फिडेंट हूँ। कहा यह गया कि आप बाहर जाकर मुज़ाकरात की बात करें, लेकिन आप में से कोई बात नहीं करेगा, अचकज़ई साहब बात करेंगे और अल्लामा नासिर अब्बास, ताकि अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो पीटीआई के हक में जाए, नाकाम होते हैं तो अचकज़ई साहब के हक में बजाय खिलाफ उनके बात जाए। नंबर 1। अच्छा, नंबर 2, ये अंदर की बातें आपको की बात नहीं, मैं देखो आप अपना जिस तरह से देखो सोर्स है ना जी, मेरे तो जैसे साफियों का जिस तरह के पास सोर्स होता था कि मैं इनके ऊपर मतलब ये कोई ऑडियो लीक होगी ना, सारी बात है। जिस तरह गैप के इनके ऊपर आता था ना, लोग ऐसे होता था कि परसों ऐसा हो जाएगा, जब फैजिया वो रहे थे परसों ऐसा हो जाएगा। तो जो फैज साहब ने करना होता था वो पहले बता देते थे, वही बात में पेशेंट को बन जाती थी। बाहर आके पता है न्याजुल्लाह न्याजी साहब को कि बाहर आके अलीमा बाजी ने क्या कहा कि जो भी मुज़ाकरात करेगा वो गद्दार है, कोई भी हो। अच्छा, गलत बयानी की है। अब बाहर आके नहीं कहा अलीमा बाजी ने, अलीमा बहन ने, तो इसकी तस्दीक हो सकती है बड़ी आराम से। नहीं, तस्दीक तो होगी। आप खान साहब की एक और मुलाकात करा दें। नहीं, ये करे ना, देखो मैंने इनको एक दिया, कल भी एक हल दिया किसी और प्रोग्राम में थे कि एक छोटा ग्रुप ये बना ले, वो आप ऑडियो लीक कर देना सर, अंदर की ऑडियो निकल आए तो मैं कहता हूं आपका केस बन गया। देखिए राणा सनाउल्लाह खान साहब पे कितने जुल्म हुए, इसके बावजूद वो मुज़ाकरात के हामी हैं, लेकिन विदाउट द कंसेंट ऑफ मियां नवाज शरीफ वो मुज़ाकरात के हामी नहीं है। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर ने अगर मतीउल्लाह जान साहब 4 दफा इनको दावत दी है तो देयर इज समथिंग। लेकिन आप ये कहते हैं कि हम आते ही नहीं उस पे, एक तरफ कहते हैं कि ऑन बोर्ड लें, दूसरी तरफ मुज़ाकरात के लिए आते ही नहीं है। जो जिस तरह से ये चाह रहे हैं, ये बताए ना, अचकज़ई साहब से तो मुज़ाकरात वो तो नहीं कह रहे कि हम नहीं करते शहबाज शरीफ से मुलाकात। अचकज़ई साहब की, शहबाज शरीफ साहब की मुज़ाकरात तो हो सकते हैं। उन्होंने भी कोई जवाब नहीं अभी तक दिया। वो तभी ना कि हम मुलाकात कराएंगे, स्पीकर साहब ने बुलाया ना, उनके कमरे में पहला मुतालबा ये रख लेंगे, पहले हमारी मुलाकात करें, इसके बाद कल की मीटिंग फिर हो। तो ये गलत है। तो मैं तो कह रहा हूँ
کہ اگر یہ جاتے ہیں متی اللہ جان صاحب تو اچکزئی صاحب اسپیکر صاحب کو کمرے میں جا کے مل لیں, انہوں نے بلایا ان کو اور ان کو کہیں جی ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ یہ اچکزئی صاحب کی آپ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات تو نہیں کرا سکتے کیونکہ وہ قید ہیں, وہ سزا یافتہ ہیں. اچھا نواز شریف صاحب نہ سزا یافتہ ہیں نہ وہ قید ہیں, کیا اچکزئی صاحب کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ اچکزئی صاحب کے ذاتی مراسم میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو سکتی ہے. جی بالکل ہو سکتی ہے, مطلب ان پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے نواز شریف سے ملاقات. میاں نواز شریف صاحب از the main stream leader, ان سے 100%, اور اچکزئی صاحب he himself is تو کیا میاں نواز شریف صاحب اچکزئی صاحب کو دعوت نہیں دے سکتے؟ کیوں نہیں دے سکتے؟ اچکزئی صاحب اور اچکزئی صاحب دیکھیں مشکل وقتوں کے ساتھی ہیں, ہمارے لیے آج بھی بڑے قابل احترام ہیں, لیکن اچکزئی صاحب اگر چاہتے ہیں کہ وہ میاں نواز شریف سے ملے تو ان کو کون روک سکتا ہے؟ نہیں تو نواز شریف صاحب کیوں نہیں دعوت دیتے؟ یہ میں شاید وی او پی ہوں, ویری آرڈنری پرسن, اتنی بڑی بات میں چھوٹا منہ بڑی بات نہیں کر سکتا متی اللہ جان صاحب. یہ مطلب کتنی بڑی بات ہوگی؟ نہیں بڑی بات نہیں, کر سکتی ہے, کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ سیاستدان ہیں, نواز شریف صاحب بھی سیاستدان, میرے تو قائد ہیں جی, میں تو ان کے ساتھ ہوں. تو آپ کی ذاتی طور پہ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ایک بڑا پن کا مظاہرہ کر کے انہیں دعوت دے دیں؟ تو اچکزئی صاحب اگر ملنے بھی جائیں گے تو وہ ملیں گے ڈیفینیٹ, وہ میں اتنی کیا کہنا چاہیے مہمان نوازی بھی ہے, یعنی بن بلائے بھی چلے جائیں. ہاں ان میں وزاداری بھی ہے, نواز شریف صاحب نہیں ملائے, میاں نواز شریف صاحب میں وزاداری بھی ہے, مہمان نوازی بھی ہے, سب کچھ ہے, اور ایتھکس بھی ہیں. تو پھر ایک فون کر دیں. یہ تو آپ وہ اتنی وزاداری ہے تو فون کر دیں نا. آپ سب کو پتہ ہے کہ وزاداری ہے تو کس کو فون کریں؟ آپ چاہتے ہیں کہ وہ خود کہیں اور پھر یہ کل کو یہ بنے کہ ہمیں خود فون کر کے بلایا جا رہا ہے. مطلب غالب گلوچ بریگیڈ جو ہے وہ اچکزئی صاحب کے خلاف بھی ہو جائے گی اور سب کے خلاف ہو جائے گی اس کے بعد. نہیں بہرحال شیلا, ویسے پاکستان پیپلز پارٹی کیا چاہتی ہے؟ بلاول بھٹو نے تو بینظیر بھٹو کی برسی کے اوپر یہ اعلان کیا تھا کہ صدر آصف علی زرداری مفاہمت کے بادشاہ ہیں, تو کیا اس حوالے سے پیپلز پارٹی کو انیشیٹو نہیں لے سکتی؟ کیا بلاول بھٹو جو ہیں ان کو بھی اڈیالہ جیل میں ملاقات کی اجازت نہیں, یا بلاول بھٹو جو ہیں اس حوالے سے محمود خان اچکزئی سے نہیں مل سکتے؟ تھوڑا سا سیاست تدبر کا بھی تھوڑا سا مظاہرہ ہو جائے تو. اچھا دیکھیے, دو باتیں ہوئی تھیں, ایک چیئرمین بلاول نے کی تھی ایک حصہ, اور ایک زرداری صاحب نے کیا تھا. اور چیئرمین بلاول نے اس کانٹیسٹ میں کیا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری جب گورنمنٹ تھی فیڈرل میں تو ہم 126 ممبر تھے, اور جو کہ سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی, اور ہم نے سب کو بٹھا کے 18ویں ترمیم کی تھی. گویا ہم لوگوں کو بٹھانا جانتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ہر ایک کی عزت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری زرداری صاحب نے یہ بات کی تھی, میں بات پوری کر دوں. دوسری بات یہ کہ ہماری ایک کریڈیبلٹی ہے, زرداری صاحب کوئی سزا یافتہ نہیں ہے. ہماری پارٹی کے اوپر جیسے یہ جے یو آئی ان کو کہتی ہے کہ یہ فارم 47 ہے, اور یہ پی ایم ایل این کو کہتے ہیں ہماری پارٹی پہ یہ الزامات نہیں ہے. تو دوسری بات زرداری صاحب نے کی تھی کہ میں تھا جیل میں اور لوگوں نے کہا کہ ہم یہ کریں وہ کریں, تو میں نے ان سے کہا کہ میں اس کو خود فیس کر رہا ہوں, تم پارلیمنٹ میں, سینٹ میں, اور تنظیمی طور پر اپنا کردار ادا کرو, میرے اوپر سے ہٹ جاؤ. تو یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ نہ اسمبلی میں کام ہونا ہے, اکاؤنٹیبلٹی آرز میں سوال لگیں گے, پوچھیں گے نہیں, کورم پوائنٹ آؤٹ کریں گے, اسٹینڈنگ کمیٹی سے واک آؤٹ کر گئے ہیں, امینڈمنٹس میں بیٹھیں گے لیکن ایک دن پہلے جا کے سب کچھ کہہ دیں گے اب ہمارا تعلق نہیں. آرگنائزیشن کا یہ حال ہے کہ جیسے علیمہ بی بی نے کہہ دیا کہ جو بھی ڈائیلاگ کرے گا اس کا ہم سے تعلق نہیں. اسی طرح بیرسٹر گوہر کسی الگ جگہ پہ, یہ سب الگ جگہ پہ, وہ سب الگ جگہ پہ. اسمبلی کی انشاءاللہ بات بہت اچھی تھی. میرے خیال میں آپ کی یہ بات بہت زبردست ہے کہ اسمبلی میں یہ چیزیں ہونی چاہیے, مگر اسمبلی کو تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں نے مل کر بے وقت کر دیا ہے. آپ کے چیئرمین سینٹ نے ابھی تک اپوزیشن لیڈر نامزد نہیں کیا, ایاز صادق قومی اسمبلی اسپیکر نے اپوزیشن لیڈر نامزد نہیں کیا, اور آپ ان کو لیکچر دے رہے ہیں اپوزیشن کو کہ یہ اسمبلی میں کوئی اہمیت دیں. دیکھیں اپوزیشن لیڈر بالکل نامزد ہو جائے گا اور سب کچھ ہو جائے گا. اصل بات یہ ہے کہ ان کا تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ہیڈ تھا جو یہ دعوے کر رہا تھا کہ میں نے اتنی ریکوری کرا لی. اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی امپاورڈ تھا اور وہ اتنا رکھتا تھا کہ حکومت کوئی ثابت کر رہا تھا کہ یہ غلط تھا, میں یہ ریکوریاں کرا رہا ہوں.
ये आप बिल्कुल आप गवर्नमेंट से पूछें, लेकिन जो दूसरी बात है वो ये है कि देखिए उसी जगह पर ये सारी कमेटियां हेड कर रहे थे, तो ये अगर सारे इंडिपेंडेंट मिलकर कोई एक लीडर बना रहे तो उसकी मुझे गुंजाइश नहीं पता। मेरे ख्याल में सिंधु साहब के पास इसका जवाब है। जी बताएंगे सिद्धू साहब बताएंगे। जी मैं बताता हूँ। एक तो शैला रजा साहब की बात को मैं करैबोरेट करता हूँ, दूसरा आई होप के अपना न्यायी साहब भी मेरी बात को करैबोरेट करेंगे। 3 दिन पहले इन्होंने दोनों मैटर सब जुडिस थे, सेनेट में शिबली साहब वाला और उधर गौहर साहब वाला। उसके बाद अब हाईकोर्ट का फैसला होगा, सब जुडिस खत्म हो गए। 3 दिन पहले इन्होंने सेनेट सेक्रेटेरिएट में और कौमी असेंबली में कार्रवाई जमा कराई। अभी 12 तारीख को इनका अपोजिशन लीडर लेकिन अब नया बहाना आ गया स्पीकर अयाज सादिक सब जुडिस था। नहीं नया बहाना भी आ गया है। जरा ये कह रहे हैं कि अयाज सादिक साहब जो है ना उसको डिस्कस नहीं किया जा सकता। हाँ जी। नहीं जो जराए ये कह रहे हैं कि अयाज सादिक साहब को अब ये एतराज है जराए के मुताबिक कि पीटीआई के कुछ लोग उनसे सरगोशियां कर रहे हैं कि महमूद अचकज़ई हमें कबूल नहीं। जी कर रहे हैं। बात है जी कर रहे हैं। ये कोई बहाना है, सेनेट में भी कर रहे हैं। ये कोई लीगल रीजन है। सेनेट में भी कर रहे हैं। संधू साहब ये कोई लीगल नहीं, रीजन है। लेकिन क्या स्पीकर को सरगोशियों के ऊपर इस तरह के जवाब बनाना चाहिए? देखिए अगर ये बनाना चाहते हैं उनको, तो जब ये यूनानिमसली उठ के खड़े होंगे तो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे 12 को। तो कब होगा वो? 12 तारीख को। बस ठीक है। ये तो किसने दिया उसको मैंडेट? इमरान खान ने दिया ना कि यही अपोजिशन लीडर है, कोई सरगोशियां करता ही है तो स्पीकर को सरगोशियों में जाना क्यों चाहिए? ये तो बात है। देखिए स्पीकर का दफ्तर उन्होंने एक जिक्र किया है वो जाएंगे नहीं, कुछ ना कुछ भी करते हैं। स्पीकर का ऑफिस गैर जानबदार होता है, वहाँ सारे ही जाते हैं। मैं जान साहब आपको एक बात बता और बड़े अच्छे वहाँ पे पेस्ट्री खाते हैं आप जाके। जी पता नहीं क्यों नहीं निकल रहे। एक खामोश इनकलाब आया था 8 फरवरी को, लोग निकले थे। यकीन करें कि लोग इस टाइम खान साहब के साथ हैं। अब इनको मसला ये है, खौफ ये है कि एक अंदर बैठे हुए इंसान जिसको आइसोलेशन में भी रखा हुआ है, इनको पता है कि लोग उसके साथ हैं। ये चाहते हैं कि किसी न किसी का खान साहब के ऊपर कोई ठप्पा लग जाए, डील का, मुज़ाकरात का, उसकी पॉपुलैरिटी का। आइसोलेशन में कैसे ये नहीं हो सकता। नहीं अभी तक कहना किसी ने मार दी अंदर के तू ही जाके इमरान खान ने देखिए 2 तरह के। आप नहीं मानेंगे फिर 8 फरवरी का मैंडेट? इनका मैंडेट नहीं मानेंगे? 2018 का नहीं मानते तो मुज़ाकरात किस बात के फिर आप करें? हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं आए इलेक्शन कराएं, नया इलेक्शन कराएं, डेट दे इलेक्शन। ये तो नहीं होते। ये कहते हैं नया इलेक्शन कराएं। 2 साल बाद भी हो सकता है। हाँ वो तो जब करना 2 ये खेलते जाए जो भी 2029 में होगा जी। सीटें लेते गए, रिजर्व सीटें भी ली, बल्ला। अच्छा आप यही सारे मुतालबात लेके मुज़ाकरात के लिए आ जाएंगे। चले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बड़ा अहम मामला, हम शैला रजा आपकी तरफ ही आएंगे, मगर सोहेल आफरीदी भी आपकी तरफ आ रहे हैं सिंध का दौरा करने। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक। तो शैला, सोहेल आफरीदी जालिमों आ रहा है सिंध में। अच्छा देखें, मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में जो आइन है वो यही कहता है कि कोई भी शहरी और किसी भी पार्टी का हेड, कोई भी सूबे का वजीर आला, वो पूरे पाकिस्तान में जाकर आइन और कानून के दायरे में अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकता है। और इनको तो सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मैंने कहा कि इनके यहाँ तंजीम नहीं है और कोई एक दूसरे पे। ये तो आपका मसला नहीं है ना। आप ये बताएं कि आपकी हुकूमत की तरफ से कोई रुकावट तो नहीं डाली जाएगी? क्यों डालेंगे? ये बस फैसलाबाद का घंटा घर जो है ना, वो इनके यहाँ से बानी पीटी आई है, सब घूम फिर के इसी पे आ जाते हैं कि सियासत यही है कि उनके साथ ये करो, उनके साथ ये करो। तो अच्छी बात है कि वो उसको जो वो कह रहे हैं स्ट्रीट मूवमेंट, नॉट, ये है आपका अवामी राब्ता मुहिम। आप ये कह सकते हैं कि पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट करने आ रहे हैं वो। और रही तहरीक, तो तहरीक इनके बस की बात नहीं है, अभी तक नहीं चल सकी। और उन्हें ये करना चाहिए, बहुत पहले करना चाहिए था। उनकी तंजीम को यहाँ पे करना चाहिए। यहाँ पे उनके लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में पीटीआई के पास 3 टाउन है, लेकिन उन्होंने उन 3 टाउन के काउंसलर्स जो हैं तकरीबन काफी सारे, उनसे भी लाताल्लुकी का पीटीआई ने ऐलान कर दिया। तो ये बड़े सोचने की बात है कि ग्राउंड तो आपकी सियासत कामयाब रही। वर्कर की नहीं, आपको वोटर सपोर्ट है, लेकिन आपको वर्कर सपोर्ट नहीं है। वोटर की सपोर्ट 5 साल में फैसला करती है, वर्कर्स रोज के सामने काम करते हैं। चलें ठीक है, वोटर की सपोर्ट 5 साल में फैसला करती है। वर्कर हूं मैं, उसमें तज़िया बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। एक तवज्जो आपकी सिद्धू साहब, आपकी वजीर आला पंजाब के बयान की तरफ दिलवाना चाहते हैं, जरा सुन लें फिर उसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले मैंने सिफारिश का कल्चर खत्म किया, रिश्वत का कल्चर खत्म किया, वरना यही चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती,
ये व्हीलिंग और डीलिंग के अड्डे बने हुए थे कि जहाँ पे बैठ के हर एनओसी का पैसा लिया जाता था, हर ट्रांसफर का पैसा लिया जाता था, हर फाइल को फॉरवर्ड करने का पैसा लिया जाता था और अपने बिजनेसेस को स्ट्रेंथन करने का पूरा एक नेटवर्क चल रहा था पंजाब के अंदर पिछले 4-5 साल। देखिए, नाम तो नहीं लिया न्याजुल्लाह न्याजी साहब, लेकिन ये उस्मान बुज़दार की बात कर रही हैं, तो आप उस्मान बुज़दार के किरदार की गवाही देते हैं? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि जो बंदा भी किसी करप्शन में इन्वॉल्व है, अदालतें सामने उसको जाके सू करें, अगर किसी के ऊपर इल्जाम है करें आप। नहीं, आप वैसे आप क्या समझते हैं? अगर है तो आपकी पार्टी के वज़ीर आला थे, आप गवाही देते हैं कि वो ईमानदार थे? नहीं, मैं ना ईमानदारी की गवाही देता हूँ, ना उसकी बेईमानी की गवाही देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी के खिलाफ, मेरे खिलाफ एविडेंस तो लेके आए। अच्छा, अगली बात सुन लें कि ये जो कहने वाले हैं, अभी ये इनसे ये पूछा जाएगा कि ये जो पिछली टाइम पे जो हुकूमत की जो पीडीएम ने, और अभी इनके जो निकलेंगे ना शुगर स्कैंडल और इनके जो निकलेंगे गंदम के स्कैंडल, वो आपको पता है कि कब निकलेंगे? वो खान साहब निकलेंगे तो वो निकलेंगे ना, निकल आएंगे। अच्छा, हम तो जो जंग लड़ रहे हैं, थोड़ी सी जंग लंबी है, निकल आएंगे, सबको पता है। संजू साहब, वैसे मरियम नवाज ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन इतनी बड़ी बात कर दी कि चीफ मिनिस्टर हाउस या सेक्रेटेरिएट अड्डा था करप्शन का। नहीं तो कितने केसेस बनाए आपने उस्मान बुज़दार पे? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, नाम भी नहीं लेते। चलो, मैडम ने नहीं नाम लिया, मैडम ऑनरेबल सीएम ने, मैं ले देता हूँ कि वहाँ पे फर्क होगी, सारे पैसे लेके वहाँ पे डीपीओ को 5 करोड़। कितने केसेस हैं फर्क होगी के खिलाफ करप्शन के? आपको पता बाकी हुई है? आप बताएं ना क्या केस चल रहा है राइट नो, तो मुझे नहीं पता, लेकिन बताएं। आपने यूट्यूबरों की हाजिरी में 2 दफा उम्र कैद दे दी, फर्क होगी को कितनी सजा सुनाई आपने? शी इज अब्सकॉन्डर, आपको पता, बल्कि अपना कुत्ता भी साथ लेके गई है जब जहाज में बैठी हुई थी। तो शी इज अब्सकॉन्डर जब आएगी तो इंशाल्लाह देखेंगे, और हम राब्ता कर रहे हैं सारे मुल्कों से कि हमारे। उस्मान बुज़दार के खिलाफ कितने केस हैं? उस्मान बुज़दार बेचारा तो मतलब नहीं, वो क्या करता था, वो तो आगे ग्रुप बैठा हुआ था। आप कहेंगे मरियम नवाज भी बेचारी? मरियम नवाज साहब ने कोई ऐसा ना, वज़ीर आला और बेचारा, आप वज़ीर आला को बेचारा तो ना? नहीं, मैं वो वज़ीर आला को ना, मैं उस्मान बुज़दार को कह रहा हूँ ना, वो वज़ीर था ना आला ही था, दोनों में से कोई बात नहीं थी। मरियम साहब ना कभी उस्मान बुज़दार के खिलाफ आपके पास कोई सबूत? देखिए, नहीं, ये सबूत तो है, लेकिन मरियम ने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, अभी भी वो नैब में केस भुगत रहे हैं। उनके जो उनका जो है अपना इस्लामाबाद में उतरे वाला हॉर्बी जीशन है उनका जो नैब ऑफिसर है, एडिशनल डायरेक्टर, मैं बता देता हूं ना, अभी वो नैब में केस भुगत रहा है। अच्छा, हाँ जी। कितने साल हो गए? साल तो बस आपको पता है जिस तरह से यहाँ पे केस चलते हैं, जिसका पता ही नहीं है किसी को। उस्मान बुज़दार भी करप्शन कर सकता है? जी बिल्कुल, वो तो कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, बहुत कुछ किया उसने। अच्छा, हाँ बिल्कुल, उसके वालिद मोहतरम बहुत अच्छे इंसान थे, फतेह मोहम्मद बुज़दार। उसके बारे में कुछ नहीं कर सके? नैब अदारे कर रहे हैं ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कोई फायदा है नहीं? हम बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को आप बेतौकीर कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को नहीं, उसको उस्मान बुज़दार की बात है, ये जो कुछ उन्होंने वहां पे किया। शैला, वैसे आपका क्या तजर्बा है कि जो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है, उस्मान बुज़दार हो गए या कोई भी हो गए, वो करप्शन का अगर अड्डा बन जाए तो उसके खिलाफ क्या होना चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए। और वैसे ये कि उस्मान बुज़दार का तो ये हाल है कि एक वजीर आला आया तो उसने पूछा नहीं कि भाई 3 साल 8 महीने इस बड़े सूबे को चलाया था, वो बंदा है कहाँ, वर्कर ही बन के सामने आ जाए। लेकिन ये है कि अगर आप सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहे हैं इतनी पावरफुल जगह पे बैठ के और कोई मुकदमा नहीं बना सकते, तो आप अपनी उन लोगों का जिक्र ही ना करें। बिल्कुल, बेहतरीन सियासत ये है कि आप मुखालिफ का नाम ना लें। तो उन्होंने नहीं नाम लिया ना, नाम नहीं लिया लेकिन काम हो गया। नाम नहीं लिया तो आप मुझे बताएं ना, उनसे पहले कौन था? तो मैंने नाम ले दिया ना, के बराबर है। मैंने शाला रज़ा साहब मैंने नाम ले दिया, और कोई उनसे पहले मियां शबाश शरीफ साहब थे, उन पे आप जिंदगी भर नहीं करते, नाम ले लिया। नहीं, मैं कह रहा हूं आप कभी नहीं साबित कर सकते, साबित नहीं कर सके, है ही नहीं। अच्छा, है भी। इवन जो पनामा का फैसला था उसमें आसिफ सईद मूसा साहब ने लिखा कि देयर इज नो एनी एलिमेंट ऑफ द करप्शन अगेंस्ट मियां नवाज शरीफ। केसेस खत्म किए गए। खत्म कैसे किए? हाई कोर्ट ने किया ना, अदालतों ने किया ना। और 26 तरमीम में ये हमारे साथ थे, इनसे पूछे। जय शैला से पूछ। जय शैला, आपका अमेंडमेंट किसने किया आके? जी, पहले मुझे ये बताएं कि ये दोनों स्टूडियो में मौजूद है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जब भी मैं बात करूं, देखें मरियम साहिबा से पहले कौन था सीएम? अगर वो बताएं, ना भी नाम ले, तो वो बता तो उन्हीं को रही है ना। तो अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप मुकदमा बनाएं। तो मुकदमा चल रहा है बहन।
मुकदमे तो आपने पीपल पार्टी में भी बहुत बनाए। उन्होंने भी बड़े किए थे, हमने पीपल्स पार्टी और फिर हमने सीख लिया दोनों ने। हाँ जी, अब भी ये तहरीक इंसाफ मांगते हैं, इंसाफ नहीं मांगते अब भी ये। अच्छा, देने के लिए होगा तो मांगेंगे। अच्छा, लास्ट मुझे तो समझ नहीं आ रही, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। लास्ट में न्याय साहब, अब पीटीआई ने फैसला किया है कि अडयाला जेल के बाहर अब एहतजाज नहीं होगा, तलावत होगी। ये क्या कोई हिकमत अमली में तब्दीली है? वो मैं आपको बता दूं कि पिछले साल 25 रमज़ान को हमने दुआ कराई लियाकत बाग में, मैं भी गया, अलीमा भी आई, सारे हमारे वर्कर थे। मेरा ख्याल है 4 कुछ नातें पढ़ी गई और 7 तिलावत की गई और दुआ की गई, और मेरे ऊपर भी पर्चा है और उसमें कम से कम 15 लोगों पे हम तिलावत करें या दुआ करें या जो भी करें, इन्होंने हमारे ऊपर FIR ही देनी है। तो ये तो चलता रहेगा। ये तो कहते हैं कि किसी न किसी तरीके से, अब गौहर साहब ज़्यादा शरीफ आदमी, उसके ऊपर 13 FIR हैं, ठीक है, तो ये तो नहीं छोड़ेंगे। हम तिलावत करें या बाहर जाके खड़े हों। इन्होंने तो आपको वुजू करा के छोड़ना। हाँ, वुजू, ये तो लगे हुए हैं अपने काम पे, ये अपने काम पे लगे हुए हैं। तो सिद्धू साहब, वैसे एहतजाज के लिए अगर जो बैठते हैं वहाँ पे ख़वातीन हैं तो मजाक अपनी जगह, मगर ये तो बहुत जुल्म है। इस रात को ठंडा पानी तो सिंपल, मैं आपको बताऊं ना, तो मरियम नवाज बर्दाश्त कर सकेंगी इस तरह का सलूक। उन्होंने किया अडयाला नहीं, इस तरह का बर्दाश्त नहीं किया, ठीक है ना, कोई और आपके लीडर बर्दाश्त। बीमार तरीन वालदा को छोड़कर आई और सीधी जेल गई, किया बर्दाश्त किया केमिकल वाला पानी। और नंबर 2 ये देखें एक तरफ आप उनको नेल्सन मंडेला बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ पे छोटी छोटी शिकायत करते हैं, आप भी उन्हें नेल्सन मंडेला बनाना चाह रहे हैं। रूल्स, जेल मैनुअल का रूल्स, आप तो सीनियर हैं, 265 पढ़ लें और आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान पढ़ ले कि देयर आर सम लिमिट्स ऑफ प्रोटेस्ट। अच्छा, तो उन पर लिमिट तो रहे ना। जेल मैनुअल जो है जेल से बाहर भी लागू होता है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में लागू है। नहीं, जेल के प्रेमिसेस में इस जेल का मैनुअल पूरे पाकिस्तान में लागू है साहब। जो जेल मैनुअल है 265 ये कहता है कि आप जब मुलाकात करके निकलते हो उस प्रेमिसेस में आप इसके जी शाला, आप कैसे देखते हैं अडयाला जेल के बाहर जो भी सलूक होता है? और देखिए, मैं समझती हूँ कि अगर वो एक वीकली अपना कोई कर रहे हैं एहतजाज, तो कानून और आइन के हिसाब में अगर है तो कोई मसला नहीं है। रही बात कि अब तिलावत करेंगे तो कभी कभी एहतजाज में इस्लामिक टच भी आना चाहिए। इस्लामिक टच। बहुत शुक्रिया शाला रजा और खलील ताहिर सिंधु साहब और नियाजुल्लाह न्याज़ी साहब। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।